हेलो एंड कैसे हैं आप लोग। सब एकदम बढ़िया ठीक ठाक है बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे सैम्पल पेपर और हम क्वेश्चन नंबर 34 तक पहुंच चुके थे। 33 कर लिए थे, आज हमें क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करना है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा और मैं पढ़ देता हूँ एक बार क्या कुछ लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा ध्यान से सुनना ये वाली बात, क्या बोल रहा है अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो एक कोई बॉय है, बेसिकली उसका हाइट मान लीजिए आप 1.35 मीटर मान लो। अगर ये ग्राउंड लेवल है, ये अपना क्या है बच्चों, ग्राउंड लेवल। ये अगर अपना ग्राउंड लेवल इसको मान लेते हैं तो एक बॉय जिसका हाइट 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अरे यार मान लो ये कोई लड़का है, इसकी आंख ऊपर ही तो होगी, है ना, उसकी आंख ऊपर होगी और उसने बोला है अ बॉय हुज आई लेवल, जिसका आई लेवल, मान लो मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, मेरा आई लेवल ये रहा और ये वाला जो मेरा आई लेवल है कितना है 1.35 मीटर ऊपर है ग्राउंड लेवल से, ठीक है। तो ये मेरा आई लेवल मान लेते हैं, ये रहा। ये ऐसे अगर मैं सामने की तरफ देखूंगा तो ये है ना, इसको ये यहाँ से यहाँ, ये जो डिस्टेंस गिवन है वो गिवन है 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। Spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at some height from the ground। मान लीजिए यहाँ से एक ये बलून को देखता है ऐसे, यहाँ पे कोई बलून है उसको देखता है जो कि कुछ हाइट पे, ज़मीन से कुछ ना कुछ हाइट पे अपना बलून रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, अगर उड़ रहा है तो ज़मीन के ऊपर ही उड़ रहा होगा बलून। सही बात है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून फ्रॉम द आई ऑफ द बॉय एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब ये देख रहा था तो एक एंगल बन रहा था जिसका नाम था 60 डिग्री, है ना। जब ये बलून को देख रहा था, मान लो B1 पोजीशन है बलून की जिस टाइम वो देख रहा है। मान लो अगर मैं ऐसे टुकटुकी लगा के देखूं बलून को तो ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, ये अपना आई लेवल है जो कि 1.35 मीटर अबव है ग्राउंड से। ऐसे देख रहा हूँ तो ये जो एंगल आपको बनता दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनता दिखाई दे रहा है, ये अपना एंगल है 60 डिग्री। ओके बिल्कुल सही बात है सर, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 12 सेकेंड, 12 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया, 60 से 30 पहुंच गया तो बलून आगे बढ़ गया होगा। बिल्कुल सही बात है, आगे की तरफ चल दिया होगा। ये मत बोलना कि सर ये बलून ऊपर ही क्यों नहीं जाएगा, ना ना, वो हॉरिजॉन्टल ऐसे लेके चलना, ठीक है। हाँ आफ्टर 12 सेकेंड, 12 सेकेंड के बाद यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना सेकंड लगा, 12। मान लो 12 सेकेंड के बाद वो B1 पोजीशन से B2 पोजीशन पे पहुँच जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है और कितना बन जाता है सर, ये बन जाता है 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री बन जाता है। ओके आगे देखो। इफ द स्पीड ऑफ द विंड इज 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड गिवन है आपको, विंड का जो स्पीड है वो गिवन है आपको 3 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सही बात है। और टाइम पीरियड आपको गिवन था यहाँ से यहाँ तक आने में वो कितना था बच्चों, 12 सेकेंड, ठीक है। ये 12 सेकेंड था और स्पीड कितना था, 3 मीटर पर सेकेंड। आपको बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से बलून की हाइट कैलकुलेट करनी है। ये भी तो सेम ही होगा बेटे, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। हाँ हाइट कम ज़्यादा नहीं होगी, वो ऊपर नीचे नहीं जा रहा, वो सीधा ऐसे चलना है, ठीक है। अगर वो तब तक मेंशन ना करेगा ना ऊपर गया नीचे गया, आपको सीधा ही लेके चलना है और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कैलकुलेट करना है। उसने बोला है √3 की वैल्यू गिवन है 1.73, ठीक है हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको मैं A B नाम दे देते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको C बोलो, इसको D बोलो, इसको E बोलो, इसको F बोलो। ये अपना कौन सा लेवल है, ग्राउंड लेवल। ये क्या बच्चों, ग्राउंड लेवल, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं, ग्राउंड लेवल है अपना, ग्राउंड लेवल। ये 1.35 है तो ये तो जनरल है, एकदम कॉमन सेंस है। तो ये भी 1.35 मीटर, ठीक है। हाँ अब सुनो, फ्रॉम द हाइट ऑफ द, कैलकुलेट क्या करना है, हाइट ऑफ द बलून, ठीक है। हाइट ऑफ द बलून कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मैं ये ऊपर वाली हाइट को h कंसीडर कर लेता हूँ, ये h अगर मैं निकाल लूँगा, उस h में 1.35 ऐड कर दूंगा, टोटल हाइट आ जाएगी। यही अपना आंसर होगा, सिंपल सी बात है। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात सोचो, ये जो एंगल 60 डिग्री था ये यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा था, ये वाला, हाँ ठीक है। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल सोचूं, देखो जिसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, जिसकी लाइन को उस पर देखना है अपने को, ये वाला ACB1 ट्रायंगल।
अच्छा इसमें कुछ लैंग्वेज लिख देना, बोलना लेट B1 बी द पोजिशन ऑफ द बलून आफ्टर 12 सेकेंड, लेट B2 बी द पोजिशन ऑफ द बलून। ये भी नहीं लिखा हुआ है तो कुछ मत लिखना, साइड में फिगर बनाना, बस सिंपल खत्म। इन ट्रायंगल ACB1 दिखाई दे रहा है ना। अरे यार हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में दो ट्रायंगल या एक ट्रायंगल जहां भी बन रहा हो ट्रायंगल पकड़ो, 10 वगैरह लगाओ, आंसर आ जाता है। बस ये तो करना अपने को। AB1C ये वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाले ट्रायंगल में ये वाला डिग्री 60 डिग्री वाला एंगल बन रहा है, 30 डिग्री वाला नहीं बन रहा। 30 डिग्री वाला बन रहा है ये वाले में, ठीक है। जो 30 डिग्री वाला बन रहा है वो ये वाले में बन रहा है। थोड़ा सोच, ये वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री लग जाएगा तो 10 60 लगाओ, 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बिल्कुल सही बात है। परपेंडिकुलर कितना है सर? B1C। B1C अपना परपेंडिकुलर, बेस कितना है सर? AC। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये लो यहाँ से 10 60 की वैल्यू बताओ कितना होता है। अच्छा इसके नीचे लिखे तो दिखाई देगा आपको, हाँ स्पेस तो है, हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे √3 लगाओ, 10 की वैल्यू 10 60 की √3 इज इक्वल टू B1C डिवाइडेड बाई AC, है ना। ये अपना रेशियो आ गया B1C डिवाइडेड बाई AC का। अच्छा थोड़ा दिमाग और लगा लो आप, क्या सर 30 डिग्री का एंगल भी बन रहा है? हाँ बिल्कुल बन रहा है। ये रहा AB2D इन ट्रायंगल AB2D, ये वाले ट्रायंगल में सोच, ये वाले ट्रायंगल में 10 30 लगा सकता है। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर B2D। अच्छा B2D ये यहाँ से यहाँ तक, इसको H भी बोल सकता है, हाँ। अच्छा जो ये H था वही ये H था, तो B1C जहाँ पे रखा है वहाँ पे H रख देता है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे H लगाओ, ये H डिवाइडेड बाई AC का है सर यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ ये इसमें चल रहा था ना 30 में, हाँ ये वाला ये रहा। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ये बेस कितना है? A से लेकर D तक, AD बेस हो गया। AD को लिखा जा सकता है AC प्लस DC, हाँ तो AC प्लस DC इसको लिख देते। अब थोड़ा सा दिमाग लगा ले यार, इसका स्पीड है, हवा का स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड। चेक कर लेते किसका स्पीड गिवन है। हाँ विंड स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। अगर हवा चल रही है वो 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही तो दौड़ेगा। हवा की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है तो बलून भी उतनी स्पीड से जाने वाला है। 12 सेकंड तक वो चला था तो कितना चलेगा डिस्टेंस? वो सर 1 सेकंड में 3 चल रहा है तो 12 में 12 3 36। यार दिमाग लगा यार, 3 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? 3 मीटर पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 3 मीटर चलना, तो 12 सेकंड टोटल चल रहा है वो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 12 सेकंड का टाइम लगा था। तो टोटल डिस्टेंस कितना निकल जाएगा? डिस्टेंस इन 12 सेकंड। 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस आ जाएगा सर? 12 × 3 12 3 36 मीटर। और दूसरा वो भी तय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहाँ से करो तब भी 36 ही है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है? 36, जो 12 सेकंड का है। मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना आया बच्चों? 36 मीटर। ये का मतलब EF। तो CD और EF दोनों बराबर है, B1 B2 ये तीनों ही बराबर है। तो H को तो H रहने दो, ही रहने दो। AC का है, AC अपना ये रहा, इसको AC ही रहने दो, प्लस DC ये रहा, DC या CD बोलो, ये 36 है तो यहाँ पे 36। कोई दिक्कत है क्या बताओ? हाँ कोई भी समस्या का विषय बिल्कुल भी नहीं है। 10 30 की वैल्यू सर 1/√3 होती है, तो रखो 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन AC प्लस 36। बताओ यहाँ तक कोई समस्या नहीं? दिखाई दे रहा है क्या वाला पार्ट आपको? या नीचे वाला दिखना चाहिए? हाँ ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ। यहाँ पे देखो, ये देखो। अरे वाह, ये वाला काम फेयर में कर देना आप, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा उल्टा करो, इधर से भी रेसिप्रोकल उधर से भी, एक तरफ से करोगे तो दूसरी तरफ से भी करना होता है। तो इसको करोगे तो √3 बन जाएगा इज इक्वल टू, अगर उसको करोगे तो बन जाएगा AC प्लस 36 डिवाइडेड बाय H। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? क्यों किया अभी बताता हूँ, बस रेसिप्रोकल करो यहाँ से भी और वहाँ से भी। √3 इज इक्वल टू, इसको सेपरेट करो, AC डिवाइडेड बाई H, 36 डिवाइडेड बाई H, दोनों के अपॉन में लेके जा सकते हैं ना।
भाई जैसे एलसीएम वगैरह लेते हैं वैसे सेपरेट भी तो कर सकते हैं। देख अब एलसीएम ले ले, एच आ जाएगा, AC प्लस 36 ऊपर वाला ही बन जाएगा। हाँ यार AC प्लस एच की वैल्यू अभी तो रेशियो निकाला थे, एच अपॉन AC अभी निकाला था ना। हाँ यहाँ पे कितना है, AC अपॉन एच आया है, यहाँ क्या है एच अपॉन AC। तो यहाँ से अगर मैं इसको और करके लिखूँ AC अपॉन एच, इसका अगर हम उल्टा करते हैं AC अपॉन एच तो इसका भी उल्टा आ जाएगा। √3 के अपॉन में क्या है 1, तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन √3। बताओ देखो कितना आसान हो गया है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा सही हो गया यहाँ पे। अगर हमने यहाँ से इसका रेसिप्रोकल मारा, उधर से उसको सेपरेट किया तो AC अपॉन एच आया, उसको यहाँ से निकाला H अपॉन AC से, H अपॉन AC का उल्टा किया तो AC अपॉन एच। उसके जो इक्वल में लिखा है उसका भी उल्टा करना पड़ेगा ना। तो मैथ्स तो यही कहता है ना, अगर जो काम इक्वल के इधर वही काम को इक्वल के उधर करना पड़ेगा। तो ये 1 अपॉन √3 बन जाता है। तो AC अपॉन एच की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 अपॉन √3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन √3 इज प्लस 36 डिवाइडेड बाई एच। अब देखो 1 अपॉन √3 को इधर लेके आते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। ये मुझे रफ करना पड़ेगा, ठीक है, 1 मिनट को मैं रफ करता हूँ, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। देखो करो कैलकुलेशन फटाफट। इसको इधर लेके आता हूँ, √3 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 36 बाई एच। एलसीएम वगैरह लो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, बहुत बार सिखाया 3, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करो माइनस के 1। भाई √3 की √3 में करोगे 3 आ जाएगा ना, 1 की 1 में करोगे 1 आएगा, √3 मल्टीप्लाई 1 √3 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई एच। 3 में से 1 गया 2, माइनस करोगे 2 बचेगा, 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 36 बटे एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। 2 से 36 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 1 2 18, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 18 अपॉन एच। क्रॉस करोगे तो एच यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू √3 यहाँ पे जाएगा 18 √3। कैलकुलेशन तो कर सकते हैं आप लोग यार, है ना। हाँ एच की वैल्यू आ गई, √3 की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेते हैं 1.73। तो एच इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई √3 मतलब 1.73 इसकी मल्टीप्लाई करो, कर लेंगे क्या अब आप लोग। अब इसको फिर उसमें 1.35 ऐड करने, ये लो मैं कर देता हूँ। एटीन की मल्टीप्लाई 3 में करो सबसे पहले, 18 3 54, कैरी कितना 5, हाँ ठीक है 18 7 126, 26 और 5 126 और 5 131, 13, 18 एकम 18 और 13 31, ये आ गया। 2 के बाद पॉइंट लगाने का है, इतना मीटर। यार ये तो आसान है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड तो ये सब आप लोग कर सकते हैं। अब आपको निकालना था हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये पूरा। तो हाइट ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से कितना हाइट होगा बच्चों। यार ये h, ये तो आया है 31.14, उसमें क्या ऐड करना है अपने को 1.35। अब ऐड करो 5 और 4 9, 3 और 1 4, 1 और 1 2 3, 32.49। एक बार ये आंसर मैच कर लेते, तो इसमें होगा शायद 32 हाँ बिल्कुल सही है, 32.49 एकदम एक्यूरेट आया, पॉइंट में भी इधर उधर नहीं आया बच्चों। तो कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, और सवाल तो आसान ही था यार, इसमें तो कुछ था भी नहीं। ठीक है कर सकते हैं ना आप लोग, ठीक है। इसको देखो एक बार नोट करो, इसको 1-2 बार करके देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट करिए, फिर उसके बाद चलते हैं 35 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का कैलकुलेशन थोड़ा सा हमने लिखा है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा था कैलकुलेशन तो टाइम लगता है, उससे पहले ही करके थोड़ा लिखो तो हो जाता है इजी, मतलब टाइम बचता है। आप लोग कर सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेना। सर कैसी बात कर रहे हैं आप, पेपर में कहाँ से लेके आएंगे कैलकुलेटर, सही बात है। तो भैया आपको तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको एक बार देखो। क्वेश्चन में आपको ये डाटा गिवन है और मीन कैलकुलेट करना है, उसके अलावा मीडियन भी कैलकुलेट करना है। मीन कैलकुलेट करने के 2-3 तरीके आपके पास है।
एक तरीका तो ये है मीन, देखो मैं तीनों तरीके बताता हूँ। मीन कैलकुलेट करने का तरीका एक तो आपके पास है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, याद है? हाँ बिल्कुल याद है। एक तरीका आपके पास है सिग्मा एफ आई एज्यूम वाला, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये तो भैया याद होना चाहिए आपके, अगर याद नहीं है तो ये दिक्कत का विषय है। एक फॉर्मूला आपके पास था ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। मुझे लगता है ये वाला सिलेबस में नहीं था, इस बार था क्या? एक बार ही चेक कर लेना। ये दोनों तो पक्के से हैं, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। एक ये था मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। कोई बात नहीं, अगर ये वाला नहीं है तो इससे आप इससे सोल्व कर सकते हैं, दोनों से सोल्व कर सकते हैं। और ये ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच, उसका ही कैलकुलेशन हमने यहाँ पे लिखा है। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। इस पर ये वाले से थोड़ा सा इजी बन जाता है कैलकुलेशन में, है ना, छोटे छोटे नंबर बन जाते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान है। ठीक है, तो इससे तो आप सोल्व करना जानते हैं। ये वाले से और ये वाले से मैं समझा देता हूँ एक बारी। आंसर सबसे लगभग सेम ही आता है, हो सकता है कई बारी पॉइंट इधर उधर आ जाए, पॉइंट का फर्क आ जाए थोड़ा सा, पॉइंट के बाद डिजिट इधर उधर हो जाए, पर कोई दिक्कत का विषय नहीं है। ये वाले से और ये वाले से सोल्व करना सिखाता हूँ। इसको मैं रफ करता हूँ नीचे से और फिर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो सुनो मेरी बात अब ध्यान से। वो जो आ रहा था ना सिग्मा ए प्लस, एक मिनट रुको, ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई है, सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ए का मतलब था बच्चों एज्यूम मीन, हम कुछ वैल्यू एज्यूम करते थे। और याद रहे जब आपको ए कंसीडर करना होगा तो आप एक्स में से कंसीडर करेंगे। सर ये आपने लिखा कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। आपको क्लास दी गई थी, फ्रीक्वेंसी दी गई थी, जब एक्स आई आप निकालते हैं तो बच्चों दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। हमने 85 और 90 को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 87.5 आया। 90 और 95 को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया तो 92.5 आया। आप ऐसे ही करते जाएंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये सब हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद बारी आती है यू आई कैलकुलेट करने की। बच्चों यू आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए। हाँ, केवल अगर आप एक्स आई माइनस ए तक लिखेंगे तो वो डी आई बन जाता है ना। डी आई क्या होता है सर? डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, वो जो फॉर्मूले में आया था। ठीक है, और अगर आप एच से डिवाइड कर देते, एच का मतलब देखो 85, 90, 90, 95, 95, 55 का आ रहा है ना, हाँ 55 का डिफरेंस आ रहा है, वो आप एच में चिपका देना। सबसे पहले तो ए एज्यूम करना पड़ेगा। ए कहाँ से एज्यूम करेंगे सर? एक्स आई से। एक्स आई से कौन सा ए एज्यूम करें? बच्चों कोई भी मिडल वाला ले लीजिए। अगर आपको मिडल वाला नहीं मिल रहा है तो आप 1 2 3, ऊपर से 3 आए, 1 2 3, नीचे से 3 आएंगे, बीच में कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। तो हम एक काम कर लेते हैं, नीचे से 2 को छोड़ देते हैं, ऊपर से 3 को छोड़ देते हैं, 102.5 बचा है, इसको ही हम अपना ए कंसीडर कर लेते हैं। सर अगर इसके अलावा और दूसरा कंसीडर करते हैं तो कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, लगभग आंसर सेम ही आता है। पॉइंट में कभी कभार अंतर आ जाता है। 102.5 हमने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, एच कितना बन गया सर? एच अभी बताया आपने 5 बन गया, है ना। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला वो थर्ड वाला याद करो, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। इससे ही खत्म करेगा, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। अगर आप सोच रहे हैं सर इससे नहीं, हम तो इससे करना चाहते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, तो कोई बात नहीं, इससे खत्म कर लो। जब एक्स आई माइनस ए निकालोगे, एक्स आई ये रहा और ए ये रहा, तो एक्स आई में से ए माइनस करोगे, यहाँ पे लिखोगे, एक्स आई में से ए माइनस करोगे, यहाँ पे लिखोगे, ऐसे ही लिखते चले जाओ। हमने ये वाले मेथड से इसको सोल्व किया है, तो एक्स आई माइनस ए तो आता ही आता है, इसमें एच से डिवाइड करना होता है। यू आई याद रखेंगे, यू आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच लगाना होता है। डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए करना होता है, बस और कुछ नहीं। जब उसके बाद एक और बॉक्स बनता है, यहाँ पे डी आई निकालोगे तो एफ आई डी आई वाला बॉक्स बनेगा। हमने यू आई निकाला है तो एफ आई यू आई वाला बॉक्स बना है। ठीक है, तो हमने एक्स आई में से ए माइनस किया, 87.5 में से
92.5 माइनस करोगे और उसके बाद h से डिवाइड लगाना है। h कितना है 5 और 5 से डिवाइड लगाओगे तो माइनस के 3 आ जाएगा। 92.5 को 102.5 से डिवाइड करोगे और h से डिवाइड लगाओगे तो माइनस के 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही सोल्व करते जाएंगे। देखो दोनों मेथड समझाऊंगा, पहले इससे सोल्व कर देता हूँ। ऐसे ही सोल्व करते जाएंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगे। उसके बाद हमने f की और ui की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है। अब फॉर्मूले में लगाते हैं। मीन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू a प्लस a कितना है सर 102.5 102.5 प्लस सिग्मा fi ui, एक बारी सिग्मा fi ui ये कहाँ है fi ui ये रहा, इसको सिग्मा का मतलब ऐड करना, तो इसको जरा ऐड कर देता हूँ मैं। कितना आएगा 50 और 20 70 ये हो गया, ये 45 और ये 44 89 हो गया। 89 और 20 माइनस 89 के और माइनस 29 और माइनस 10 तो ये 70। अब 70 माइनस कर लीजिए तो माइनस 39 बचा है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस 39। ठीक है, ऐड करके कितना है माइनस 39। माइनस वाले एक साथ ऐड करो, प्लस वाले एक साथ, उसके बाद जब सोल्व करके माइनस करोगे तो माइनस के 39 बच जाएंगे। तो 102.5 ए है तो हमने ए लगाया प्लस सिग्मा fi ui कितना है माइनस 39 तो माइनस 39 डिवाइडेड बाई सिग्मा fi मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, ये रहा। इनको ऐड कर देते एक बारी। चलो 5 और 2 7 7 और 8 15 15 और 5 22 कैरी हो गया। 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 1 6 6 और 2 8 और 2 10 10 और 2 12। एक बारी और देख लो आप, 5 और 2 7 और 8 15 और 5 20 2 4 5 6 7 8 9 10 और 2 12। ठीक है, तो 120 फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 120 नीचे रखो मल्टीप्लाई बाई h कितना है सर 5 था। अब इसको डिवाइड लगाओ। सबसे पहले 5 से उड़ा दो, 5 ही कम 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 दो बार चला जाएगा है ना, 5 2 जा 10 कितना बचेगा 20 5 4 जा 5 24। तो ये कितना आ जाएगा कुल मिला के सर 102.5 माइनस ये तो प्लस माइनस माइनस 39/24 39/24। इसको माइनस डिवाइड कर लो, 24 से डिवाइड लगाओ, 24 ही कम 24 है ना, कितना बचेगा 13। ठीक है, सोल्व कैलकुलेटर यूज़ कर ले क्या, जल्दी हो जाएगा यार। कहाँ चला गया कैलकुलेटर इसमें तो, अरे कैलकुलेटर नहीं मिल रहा। एक्यूरेट आ जाएगा एकदम, 1-2 डिजिट तक मिल जाएगा ना। तो 1.625 ये आ गया 102.5 माइनस 1.625। अब इसको माइनस भी कर लेते हैं साथ के साथ, 102.5 माइनस 1.625 ये आ गया बच्चों 100.875। एक बार ये आंसर भी चेक कर लेते हैं, 100.875 आंसर तो ये इसमें ही होगा। सैंपल पेपर के साइड में देख रखते हैं सॉल्यूशन, एक बार चेक कर लेना आप अगर आपका कभी आंसर गलत आए। 100.83 आ रहा है इनका, नहीं 100.875 एक्यूरेट है यार, वो तो 100.83 तो मीडियम था, बस आंसर आ गया। आसान है, देखो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, अरे मुश्किल भी नहीं होता, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। टाइम बचाने के लिए हमने कैलकुलेटर यूज़ किया। आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, आपको टाइम लगाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा तो कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। नहीं स्मार्ट वॉच भी नहीं लेके जा सकते उधर, है ना। तो अपने को ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। देखो अब मैं ये वाले फॉर्मूले से बताता हूँ आपको, अगर ये आपके दिमाग में डायरेक्ट नहीं गया होगा तो यार इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अपने को ui निकालना है, xi माइनस ए तो निकालते थे ना हम यहाँ से, जब ये वाला सोल्व करते थे तो xi माइनस ए निकालना होता था, यहाँ पे h से डिवाइड लगाया बस, और क्या है। तो एक बार इससे भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, देखो आपको मैं, चलिए उससे भी निपटाते हैं इसको। फॉर्मूला क्या था एक बार लिखो, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं है। डी आई सर, डी आई हमने अभी निकाला है, हमने पहले ही निकाल के रखा है। देखो अभी नहीं निकाला मतलब आपके सामने नहीं निकाला, बट हमने पहले से ही निकाल के रखा है। डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए। सर एक्स आई ये रहा, ए ये रहा,
इसमें से इसको माइनस किया 15, माइनस क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करो माइनस के 10, इसमें से इसको माइनस करो माइनस के 5, इसमें से इसको ही माइनस करोगे 0, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे 5, इसमें से इसको माइनस करेंगे 10। हर एक ऑब्जर्वेशन में से आपको, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में से आपको a माइनस करना होता है, समझ गए। a में से a को भी माइनस करके 0 लिखना होता है। उसके बाद f की और di जो आया था उसकी मल्टीप्लाई करोगे, 15 की 15 में ये आ गया 225, 22 की 10 में ये, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते करते हमने साइड में लिखा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, a प्लस a का मतलब सर माइनस कह रहा हूँ 102.5 a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ये रहा एफ आई डी आई, सिग्मा मतलब ऐड करना, इनको ऐड करो जरा, 225 और 220 कितना हो गया, 245 और 100 345, माइनस 345 हो गया, और ये 250 और ये 350 हो गया, माइनस कर देते तो 5 बचेगा, कितना बचेगा 5। ठीक है, तो एफ आई डी आई कितना आ जाएगा सर 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई तो सिग्मा 120 अभी आया था, ये रहा, इसको 5 1 जा 5 और ये 5 चौक 20 कैसे कह रहा हूँ 5 2 जा 10, 5 4 जा 1/24 आ गया। पॉइंट लगा के 0 लगाओ, एक और 0 लगानी पड़ेगी, एक और 0, अरे 102.5 सिग्मा a प्लस एफ आई डी आई, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने। 5 2 2 4, ओहो ये कैसे 345 कैसे लिख दिया, 225 और 220 यही हो गए 400, और 500 आएगा ना, ओहो यही उम्र है कर ले। हाँ 4 और 1, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, 5 9 1, अब ठीक है ना। हाँ अब 195 बचेगा, वो भी माइनस के, तो माइनस के 195 लिखो। सर ये क्या लिख दिया आपने, सॉरी बच्चों सॉरी, माइनस 195, इसको ऐड करके कितना आएगा माइनस 195, ये माइनस के ज़्यादा है ना, ये प्लस का, तो माइनस 195 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ कितना है 120, तो 120 से इसको डिवाइड लगाओ। अब कर देते हैं, अब थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं अपना, तो 195 को डिवाइड करना है अपने को 120 से, हाँ तो कितना आ जाएगा, माइनस का वैसे ही है, तो 102.5 तो लिखा ही है, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा बच्चों, उसको डिवाइड करके आया 1.625। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं। 102.5 में से माइनस करना है 1.625, तो ये आ जाएगा 100.875, एकदम मैच कर गया भाई, एक्यूरेट। ये देखो टन टन, सही है ना, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम आया है आंसर, चेक करो एक बारी, 100.875 100.875 दोनों मेथड से एकदम एक्यूरेट है। आप इसको, अरे कहाँ से आ गया यार, एक मिनट, चलिए बच्चों एकदम एक्यूरेट था ये वाला अपना, हमने दोनों मेथड से बताया, आप दोनों से क्यों ट्राई करोगे, आप जोन से मेथड से आपका मन करता है उससे ख़त्म कर देना, दोनों आसानी है यार। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको मुश्किल है, मुश्किल क्यों लगेगा, 10th क्लास में हो यार, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभी तो मीडियन भी निकालना है, रुको जरा एक मिनट। चलिए एक बार मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ मीडियन का, उसके बाद सोल्व करते हैं। बच्चों मीडियन का फॉर्मूला याद है तो आप कर पाओगे, नहीं तो भैया चलो हो गया आपका काम। हाँ, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H आप जानते हैं, F आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी होता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं बताने वाला हूँ। n/2 का मतलब, n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का सम 2 से डिवाइड करना है। फ्रीक्वेंसी का सम 120 आया था, इसको ही n बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या नहीं है। L मतलब अभी निकलेगा, CF भी अभी निकालेंगे। देखो CF ही निकाल देते हैं बच्चों। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको CF ही निकालना होता है। CF क्या होता है, कुछ नहीं होता, फ्रीक्वेंसी को एक बार ही लिखो, शुरू वाली को 15 है तो 15 लिखो, और ये CF निकालने जा रहे हैं, और नीचे इसके ऐड करते जाओ, ये 15 एज इट इज़ ऐसे ही, ये वाला 15 और ये वाला 22 आपको ऐड करना है, तो कितना बन जाएगा 37। 15 और 22 है ना, हाँ 20 ऐड करो तो 57, 57 में 18 तो 75, 75 में 20 ऐड करो 95, 95 में 20 ऐड करो 5 और 5 10, 9 और 2 11 और 1 12 120।
चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। ये सी एफ आ गया। अच्छा एक बात सुनो, मीडियन निकालने के लिए सी एफ निकालते ही आपको n/2 लगाना है। n/2, n कितना है सर? n तो 120 है, 2 से डिवाइड लगाना है तो 60 आ गया। बस यहाँ पे रुक जाना है आपको। जैसे n/2 निकाल लेंगे, 120 डिवाइडेड बाई 2 कितना है? 60। अब 60 आपको ढूंढना है अपने सी एफ में। अगर एक मिनट ढूंढो अपना n/2, मतलब 60 को कहाँ ढूंढना है? सी एफ में। अच्छा, अगर ढूंढने के लिए हम बोल रहे हैं तो आप अपने सी एफ में जैसे ही जाएंगे आपको दिखेगा कि 60 तो नहीं है। हाँ, तो तब हम क्या करते हैं? तब क्या हम हर बार यही करते हैं, जस्ट ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर। बच्चों अगर मिल भी जाए ना तब भी ग्रेटर लेके चलना है, जस्ट ग्रेटर देन n/2। n/2 जो लिखा है उससे जस्ट बड़ा। n/2 60 है तो 60 से एकदम तुरंत जो ग्रेटर होगा उसको आपको देखना है। 15, 37, 57 नहीं 7, हाँ 75 आते ही काम बन गया, क्योंकि 57 तो अपना 60 से छोटा है। जैसे ही 57 के बाद पहुँचे तो 75 आ जाता है, 75 तुरंत 60 से बड़ा हो गया। इसके नीचे जो लिखे वे भी बड़े हैं 60 से, बट अपने को उन पे नहीं जाना, जो सबसे पहले आ जाता है तुरंत उसको ही चेक करना है। मान लो अगर 60 बन जाता, बाई चांस अगर बन भी जाता, पहले तो बनता कैसे वो तो बात की छोड़ो, अगर मान लो बन भी जाता 60 तो आप 60 लेते क्या? नहीं, जस्ट ग्रेटर देन। तो जैसे ही आपको वहाँ दिखेगा 60 या 60 से छोटा, आपको तुरंत जाना है उससे बड़े के पास। ठीक है, समझ गए क्या? हाँ। अच्छा, जैसे ही आपने इतना किया उसके बाद क्या? उसके बाद ये बॉक्स बनाया, सीधे 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 ऐसे चलना है अपने को। हाँ ऐसे, ये तो इससे तो अपना काम नहीं है क्योंकि ये तो मीन निकालने के लिए काम आया था। सीधे चलते रहो, XI चलते रहो, XI आ गया। ये देखो फ्रीक्वेंसी आ गया, चलते रहो। हाँ, ये जब आप पहुंचोगे ये बन जाएगी बच्चों आपकी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, ये क्या बन गया? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में जो सबसे पहले लिखा है वो अपनी लोअर लिमिट, जिसको हम L बोलते हैं। तो L कितना आ गया बच्चों? अपना 100। बिल्कुल सही बात है। 105 में से 100 को माइनस करोगे H बन जाता है। कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया। तो H भी आ गया, L भी आ गया। यहाँ पे आपको रखना है फ्रीक्वेंसी। सर ये रहा 18, ये अपनी फ्रीक्वेंसी। जहाँ से आपने लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया फ्रीक्वेंसी वाले ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो अपने को F भी मिला। फ्रीक्वेंसी कितना मिला सर? 18। तो फ्रीक्वेंसी कितना मिला अपने को? 18। आगे बढ़ो, n/2 सर हम 60 रख ही देंगे। CF कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर ये जहाँ से चलना स्टार्ट किया था क्या यही CF है? नहीं नहीं नहीं, इससे ऊपर वाला पहुँच जाना। हाँ, ये अपना CF बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आप जस्ट ग्रेटर लेते ही सीधा चलना है, वहाँ से मीडियन क्लास वगैरह मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। उससे ऊपर पहुँचेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? CF। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अच्छा एक बात और बताऊँ, CF का जो सम करते हुए लास्ट में जब हम पहुँचेंगे फ्रीक्वेंसी का सम भी उतना ही आता है। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। मीडियन इज इक्वल टू L कितना है? 100। तो 100 प्लस n/2 कितना है? 60 माइनस CF कितना है? 57 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितना आया था? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय F, फ्रीक्वेंसी आया था सर 18 मल्टीप्लाइड बाय H सर 5 आया था। 60 में से 57 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 5, 5 3 15 आ जाएगा। 100 प्लस 15 बाई 18, इसको डिवाइड करो, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ, 0.8 टाइम लगभग। ठीक है, 18 के आसपास चलेगा। इसको करोगे ऐड तो 100.8 ये अपना आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आंसर क्या आ रहा था? आंसर कितना आ रहा था? 100.83 आ रहा था। जब आप इसको और सोल्व करोगे तो 100.83 के आसपास आ जाएगा। आसान था ना, इजी था। फॉर्मूला अगर आपके याद है तो काम बन जाएगा। टेबल का नंबर दिया है, इसने बोला है टेबल के आपको मार्क्स मिलेंगे 2 नंबर टेबल बनाने के बच्चों। उसके बाद अपना ये है 1 1 2 2 नंबर का। ठीक है, नोट करिए, जल्दी फटाफट नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 35 का जो और वाला पार्ट है वो बेहद आसान है यार, आप लोग कर सकते हैं। देखो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन अ मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी इन गिवन बिलो। आपको नीचे दिया गया है कुछ एक्सपेंडिचर है, मिल्क एक्सपेंडिचर है ना। मंथली एक्सपेंडिचर ये रहा, फ्रीक्वेंसी ये रही, 1000 से लेकर 1500 के बीच में कितना है? 24 है। कितना है? नंबर ऑफ हाउसेस कितना है बच्चों? 24 है।
ऐसी हाउसेस दिए गए हैं, कितने कितने हैं सर, 40 हैं, 33 है, यहाँ पे नहीं पता है कितने, ये आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा एक बात बताओ, उसने सबसे पहले दिया है 200 फैमिलीज, टोटल फैमिलीज कितने हैं 200, मतलब ये जो नंबर ऑफ फैमिलीज हैं इन सबको ऐड करके कितना आएगा 200। तो अगर हम 34, 40, 33, साथ में ये x, फिर 30, 22 और 16 और 7 सबको अगर ऐड करते हैं तो ऐड करके कितना बनेगा बच्चों 200। तो बस यहाँ से ही x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको ऐड करो, 24 और 40 कितने हो गए 64, तो ये ऐसे ऐड कर लो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 2 कैरी, 4 2 6 और 3 9, 9 12 और एक 13 15, 15 15 15 15 15 15 15 15 और 1 16 हो गया है ना, 1 कैरी था, एक बार और चेक कर लेते, 4 और 3 7 और 2 9 और 6 15, 17 आएगा सॉरी, 15 15 15, 4 3 7 और 2 9 और 6 15 7 22, 2 और 1 3 6 3 9 9 6 15 16 17, 172 और साथ में ये x थोड़ा ही ऐड करके लिखेगा, ऐसे थोड़े 172 में x ऐड कर देगा, कैसे करेगा, कैसे भी नहीं हो पाएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। 172 तो ये बना, साथ में अपने को प्लस क्या करना है x, टोटल कितना बन जाएगा 200, कितना बन जाएगा टोटल 200, तो x इज इक्वल टू सर 200 माइनस 172, तो x इज इक्वल टू 28, क्या कोई दिक्कत नहीं, यही अपना आंसर। उसके बाद उसने क्या है बोला है मीन निकालो, भाई मीन आप खुद निकालना, देखो यार अभी निकाला था, 2-3 मेथड बताए थे, किसी से भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके नोट इट डाउन फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए बच्चों केस स्टडी की तरफ चलते हैं। हमारी अब केस स्टडी स्टार्ट हो गई है और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम समाप्ति की तरफ है सैम्पल पेपर की। 36 क्वेश्चन ध्यान से देखो, मैं पढ़ देता हूँ एक बारी। बोला है अपने शीला जी हैं, शीला जी विजिटेड अ स्टोर नियर हर हाउस एंड फाउंड दैट द ग्लास जार्स आर अरेंज वन अबाउट द अदर इन ए स्पेसिफिक पैटर्न। शीला जी अपने पास में कहीं स्टोर पे गई होंगी, उन्होंने देखा होगा भाई जो ग्लास रखे हुए हैं एक पैटर्न में रखे हुए हैं, एक दूसरे के साथ एक पैटर्न में रखे हुए हैं। ऑन द टॉप लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर में 3 जार्स थे, उसके बाद इन द नेक्स्ट लेयर देयर आर 6, उसके बाद 6 जार थे, उसके बाद थर्ड लेयर में कितने थे 9। अच्छा सुनो, मान लो रखे होंगे ना वो जो स्टोर पे जब उन्होंने देखा जार रखे होंगे, सबसे पहले 3 थे, उसके बाद 9 थे, उसके बाद कितने थे 6, मान लो 3 जार रखे थे 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कुल मिला के हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपना जो उन्होंने नंबर दिए गए हैं मतलब उनसे क्या बोला है, सबसे पहले 3 जा रहे हैं, उसके बाद 6 जा रहे हैं, उसके बाद कितने 9। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन ये आपके पास है इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे कुछ करिए, क्या करिए देखिए क्या करना है। राइट एन एपी, एक एपी बने हुज टर्म रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जार्स, जिसकी टर्म नंबर ऑफ जार को रिप्रेजेंट करेंगी इन डिफरेंट लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप से स्टार्ट करना है। ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है। तो सर एपी क्या बन गई, एपी इज सबसे पहले 3 जा रहे हैं, उसके बाद 6 हैं, उसके बाद 9 है, डॉट 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 लगा दो, ऐसे ही काम चलता जाएगा। ध्यान से देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है सर 3 का आ रहा है, 6 माइनस 3 का, ये देखो 3 का 6 माइनस 3 तो कितना आ गया 3 का कॉमन डिफरेंस हमारा आ रहा है। कोई दिक्कत, अरे सबको दिख रहा है ना एपी बन रही है। सेकंड पार्ट की तरफ देखो, इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार इन लेयर, क्या ये पॉसिबल है कि हम लेयर में 34 जार को अरेंज कर दें। देखो 9 जार को अरेंज करना पॉसिबल है, हाँ कौन सी लेयर 1 2 3 लेयर में, ऐसे ही तो बोले ऑन द टॉप ऑफ द लेयर। हाँ तो मान लो सेकंड लेयर में कितने हैं 6 जार, फर्स्ट लेयर में 3 जार, थर्ड लेयर में 9 जार, उसके बाद कितने आएंगे 12। क्या ऐसा पॉसिबल है कहीं पे कि हम 34 जार को अरेंज कर दें। तो क्या ये यही पूछ रहा है कि 34 के लिए n की वैल्यू कैलकुलेट करो। हाँ तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। हम मान लेते हैं कि 34 जार अगर आ भी गए तो an वाली पोजीशन पे मान लो, मतलब nth पोजीशन पे मान लो 34 जार है, तो an की वैल्यू अगर मैं 34 रख देता हूँ, a की वैल्यू 3 है, n हमें नहीं पता, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है लेयर, तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। उसने बोला है ना, ध्यान से देखो, ऑन द टॉप ऑफ द लेयर देयर आर 3 जार,
नेक्स्ट लेयर देयर आर 6 जार, तो फर्स्ट लेयर मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड लेयर मतलब सेकंड टर्म, तो हम मान लेते हैं एनवी लेयर में 34 जार है। अब चेक करते हैं वास्तव में है या नहीं है, हमने तो अपने हिसाब से देखा, डी कितना है 3 को यहाँ पे ले गया, 31 बचेगा माइनस करके, सोच पा रहे हैं ना, 3 इधर ले गया, 34 माइनस 3 31, 3 को डिवाइड में ले गया 31/3, अरे तो गड़बड़ हो गया, 31/3 ये तो फ्रैक्शन में आ गया, पॉइंट में आएगा, जब पॉइंट में आएगा 1 इधर ले जाएगा, उसको ऐड करेगा तो ओवरऑल पॉइंट में ही बचेगा, है ना। जब पॉइंट में बचेगा आंसर, तो भैया n का वैल्यू क्या था, नंबर ऑफ लेयर, नंबर ऑफ टर्म या नंबर ऑफ लेयर या तो 1 होता है या 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 ऐसा होता है, 5.5 लेयर नहीं होता है ना, तो n की वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फिर भी आप इसको इधर ले गए 31/3 + 1 = n, जब ऐड करोगे 3 और 1 4, 34/3 है ना, तो n की वैल्यू क्या आ रहा है सर, एक फ्रैक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, एक ये फ्रैक्शन आ रहा है। सो इसलिए उसने क्या बोला था, उसने बोला था इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार, नो, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स, 34 जार को अरेंज करना संभव नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या आप यार, ये तो आसान है, केस स्टडी तो आसान ही आती है। हाँ, बड़ी बड़ी लिखी रहती है लैंग्वेज, ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और दिमाग लगाएंगे तो काम बन जाएगा। थर्ड में पूछा इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज, अगर n नंबर ऑफ रोज होती है इन द लेयर, देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स इन द टर्म ऑफ n हेयर हेंस फाइंड एसिड। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ निकालना है ना, इसने बोला है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ जार, जितने भी हैं सारे के सारे जार निकालने के लिए एक एक्सप्रेशन बनाओ n की फॉर्म में। सब टोटल का मतलब ऐड करना, ऐड बोले तो सम SN = n/2 2a + n - 1 × d। हाँ, सब जानते हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ जार्स निकालने हैं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐड करके। ऐड बोले तो सर सम बोले तो AP में n/2 2a + n - 1 × d। हाँ सर, बात बन गई। n की फॉर्म में निकालना है तो n को n रहने दो, a की वैल्यू कहाँ है सर, ये रही 3 रखोगे 3 × 2 = 6 बन जाएगा, n - 1 d कितना है सर 3, यहाँ पे 3 रखो, सोल्व करो, n/2 6 + 3 की मल्टीप्लाई n में 3n, 3 की मल्टीप्लाई -3 में तो -3, n/2 6 - 3 3 बचेगा +3n, ये आ गया अपना आंसर। ऐसे n की फॉर्म में सम का फॉर्मूला हमने निकाल दिया है। अब आपका मन करे जो भी निकालना है वो निकाल लो। S8 उसने बोला था हैंस कैलकुलेट S8, S8 कैलकुलेट करके दिखाओ। ये कौन सा पार्ट है बच्चों, थर्ड वाला पार्ट है। तो S8 कितना आ जाएगा, Sn यहाँ पे है S8, मतलब n की वैल्यू क्या रखनी है 8, तो यहाँ पे 8 रखोगे, 8/2 4, यहाँ पे 8 या 24, 24 और 3 27, 27 दूनी 54, 54 और 54 4 4 8 108। ठीक है, समझ गए क्या बच्चों, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। यस सर 108 यार, ओके। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है, कहाँ चला गया, द शॉपकीपर एडेड 3 जार इन ईच लेयर, हाउ मेनी जार्स आर देयर इन द 5th लेयर फ्रॉम द टॉप। अब इसको थोड़ा सा मुझे रफ क्या यहाँ पे हो जाएगा। अगर शॉपकीपर, 4th क्वेश्चन, हर एक लेयर में 3 जार को ऐड कर देता है, फर्स्ट लेयर में 3 थे तो कितना बन जाएगा, 3 ऐड करके 6 बन जाएगा, सेकंड में 6 थे, 6 में 3 ऐड करो 9 बन जाएगा, थर्ड में 9 थे 3 ऐड करो 12 बन जाएगा। हाँ, तो न्यू एपी क्या बनी, न्यू एपी क्या बनेगी बच्चों, सर न्यू एपी बन, थोड़ा रफ कर देते हैं, पहले इसको इधर ही लिखना पड़ेगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। देखो बनाते हैं न्यू एपी, हर एक लेयर में 3 ऐड करना है उसको, ठीक है सर। तो पहले 3 था तो 3 ऐड करोगे 6 9 12 डॉट, वैसे ही है, हर एक लेयर में 3 ऐड करना था ना। हाँ, तो पहले सबसे फर्स्ट में 3 था, उसने देखो फर्स्ट लेयर में 3 था, उसने 3 खुद ऐड किया है तो 6 बन गया। सेकंड में 6 था तो उसने 3 ऐड किया है तो 6 और 3 9 बन गया। ठीक है, तो एक आगे हो गया। उसने उसके बाद बोला है हाउ मेनी जार्स आर देयर इन द 5th लेयर फ्रॉम द टॉप, टॉप से 5th लेयर में कितने जार होंगे, 12 के बाद कितना आएगा, 15 के बाद कितना आएगा, 18 के बाद 21, 1 2 3 4 5 18 होंगे 5th में। हाँ, अगर आप ऐसे नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो आपको पता है an = a + n - 1 × d होता है।
एन आपको ए फिफ्थ कैलकुलेट करना है ना, तो A5 कैलकुलेट करो। ए की वैल्यू कितनी है सर 6, एन का मतलब 5 रखो, उसने बोला है ना फिफ्थ लेयर में बताओ, डी का मतलब 3 ही है, 6 + 5 में से गया 4 × 12 18 आ गया, ठीक है वही आ रहा था। फ्रॉम द टॉप बोला है, अगर वो फ्रॉम द लास्ट बोलता तो उसके बाद वो लास्ट वाली वैल्यू दे के रखता, हम बना देते फिर L - n - 1 × D से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। बोला है, कहाँ चला गया, ये रहा, आपको ट्रायंगल गिवन है, अरे वाह बना दिया, ट्रायंगल का क्वेश्चन आया है, क्या बात है सर। टन टनन 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 टन। सबसे पहले हम ट्रायंगल को क्रिएट करते हैं, हम बना देते हैं, ये रही सर बन गई DEFPQ, ठीक है सर। बोला ट्रायंगल इज वेरी पॉपुलर शेप यूज इन इंटीरियर डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन। अच्छा इससे हमें क्या लेना देना है ना, मेन बात पे आओ। मेन बात ये है, हेयर द लार्जेस्ट ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ABC। हाँ ये मेन बात ये है कि ABC लार्जेस्ट ट्रायंगल हो, ये उल्टा कर दिया हमने, देखो ABC को बड़ा बनाना था उसको छोटा बनाया, कोई क्या बोलेगा हमें भाई, है शर्म करो शर्म। ये रहा, देखो यार ये मत जाना फिगर पे कि सर लाइन यहाँ से इधर, कोई बात नहीं। देखो ABC ठीक है, बड़ा ट्रायंगल है, एंड स्मॉलर वन विद सेल्फ इज रिप्रेजेंटेड बाय DE। देखो एक DEF एक छोटे वाला ट्रायंगल है, ABC एक बड़े वाला ट्रायंगल था, PQ पैरेलल टू EF। अरे वाह PQ EF के पैरेलल हो गई, हम तो तुरंत जान जाते हैं ना। लास्ट अभी यही वाले सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया था, जब PQ EF के पैरेलल थी, ये वाला इसके इक्वल था, ये वाला इसके इक्वल था, ये कॉमन ही था, तो ये छोटे वाला और बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर हुआ था। हाँ और यही पूछा है फर्स्ट पार्ट में, बोला है शो दैट DPQ सिमिलर टू DEF। कर सकते हैं हाँ बिल्कुल, इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल में देखो एंगल इसको 1 नाम दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। साइड में क्या लिखोगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, लाइन पैरेलल है ना, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं बच्चों, इक्वल्स हैं। सो बाय AA ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई भी समस्या का विषय नहीं है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। बोले DP इज इक्वल टू 50। अगर ये DP 50 सेंटीमीटर है और PE 70 सेंटीमीटर है, देन PQ डिवाइडेड बाय EF कैलकुलेट करना है। अच्छा एक बात बताओ, नाउ हमारा जो ट्रायंगल है DPQ वो सिमिलर तो हो ही गया ना DEF के। हाँ अभी तो है यार, DPQ DEF के सिमिलर। अगर सिमिलर हो गया तो हम जानते हैं कि जो साइड का रेशियो होता है DP/DE वो बराबर बन जाता है। हाँ PQ/EF बराबर DQ/DF। समझ गए ना आप लोग। देखो कैसे चलना है, DP/DE ठीक है, PQ/EF ठीक है, DQ ये रहा DF ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और सुनो, DP 50 है तो DP कितना है 50, DE यहाँ से लेके यहाँ तक यार, नीचे वाला 70 है ऊपर वाला 50 है, तो DE कितना बन गया 70 और 50 120 डिवाइडेड बाई 120। PQ/EF कितना होगा सर, यही तो निकालना है, वो अपने को निकालना नहीं तो उससे कोई लेना देना भी नहीं होना चाहिए। रफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो PQ/EF कितना गया 50/120, वही पूछा था, PQ/EF ठीक है। अब इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 0 से 0 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 5/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रफ करना पड़ेगा थोड़ा, 1 मिनट रुको मैं रफ करता हूँ। देखो नेक्स्ट पार्ट इसका, मुझे थोड़ा कोल्ड है आज यार, बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या बोला देखो कहाँ गया, अरे कहाँ चला गया यार क्वेश्चन, ये रहा। थर्ड पार्ट में बोला है बच्चों, इफ अगर
ट्वाइस ऑफ ए बी बराबर होता है 5 टाइम्स ऑफ डी। एक बारी फिगर बनानी पड़ेगी, गायब हो गई। ये लो, ए बी सी डी ई एफ, ये अपना पी क्यू था। अच्छा सुनो मेरी बात, ट्वाइस ऑफ ए बी 5 टाइम्स ऑफ डी, ए बी ये रहा और डी ई ये रहा, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। डी ई को नीचे लेके आए, 2 को नीचे ले गए, ठीक है। इफ ट्वाइस ऑफ एंड ए बी सी डी ई एफ दोनों सिमिलर भी गिवन है, ए बी सी और डी ई एफ दोनों क्या है, सिमिलर गिवन है। नाउ अब देखो ध्यान से, ये गिवन था, इससे यहाँ पे हमने निकाल लिया है। एक चीज और गिवन है, उसको भी लिखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें गिवन है बच्चों, ठीक है। अगर ये गिवन है तो ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ए बी डिवाइडेड बाय डी ई ये रहा, बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ ये रहा, ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुनो यार, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई अगर 5/2 है तो ए बी डिवाइडेड बाई डी ई 5/2, तो ये भी 5/2, ये भी 5/2। अरे यार, ए बी अपॉन डी ई की जगह अगर मैं 5/2 लिखता हूँ तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तीनों इक्वल है ना। तो बी सी अपॉन ई एफ भी 5/2, ए सी अपॉन डी एफ भी कितना है 5/2। तो ए बी अपॉन डी ई ये भी 5/2, ये भी 5/2, ये भी 5/2 है ना। तीनों कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो कितना आया है 5/2 आया है। पैरामीटर पूछे, पैरामीटर किसका पूछा है, पैरामीटर ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का पूछा है। कैसे निकालेंगे पैरामीटर ऑफ ए बी सी, ए बी सी का पैरामीटर कैसे, ए बी सी का पैरामीटर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, शांत रहना, ठीक है। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सबको ऐड करो, डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, ठीक है। डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, इसको गायब करो ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, सबको ऐड किया। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ से हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी ई को यहाँ पे लेके जा 5/2 डी ई, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं यार। डी ई को बस इधर लेके जाना है तो 5/2 डी ई, ए बी की वैल्यू 5/2 डी ई आया है। ऐसे इसको चेक कर, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ लिखा है, ई एफ को यहाँ पे लेके जाऊंगा 5/2 ई एफ बन जाएगा। तो बी सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, एंड बी सी कितना बन जाएगा, चलो ये तो हमने ऊपर लिखा, यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद ये कैलकुलेट करना है, उससे पहले ये लिख देना 9। यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ई एफ को यहाँ पे लेके जाएंगे 5/2 ई एफ, एंड ए सी कितना आ जाएगा 5/2, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे डी एफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी की वैल्यू भी है, बी सी की वैल्यू भी है, ए सी की वैल्यू भी है। ए बी की वैल्यू कितनी 5/2 डी ई, 5/2 डी ई प्लस बी सी की वैल्यू कितना है 5/2 ई एफ, 5/2 ई एफ प्लस डी एफ की वैल्यू कितना है, सॉरी ए सी की वैल्यू कितना है 5/2 डी एफ। कोई दिक्कत है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं। डिवाइडेड बाई डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। अच्छा एक बात बताओ, 5/2 ऊपर से कॉमन आ रहा है, हाँ तो कॉमन लो यार। ऊपर बचा है डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ डिवाइडेड बाई डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, ये गायब हो गया टोटल। देखो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा 5/2। उसने क्या बोला था, यही बोला था कि नहीं, उसने बोला था प्रूव दैट शो दैट ये वाला जो रेशियो है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट आया तो 5/2, बस खत्म कहानी यार, ये तो बहुत सिंपल था। चलो कांस्टेंट आया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका और वाला पार्ट खत्म करते हैं अभी। देखो ये वाला पार्ट भी खत्म करते हैं। क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 और वाला पार्ट है। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, जो पैरामीटर उसने बोला था ना, चलो बता देते हैं। पैरामीटर ट्रायंगल ए बी सी, तो फिर भी आपको सोल्व करना तो पड़ेगा भाई। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना
तो उनके पैरामीटर का रेशियो साइड के ही रेशियो के कोरोस्पोंडिंग साइड के रेशियो के ही बराबर बन जाता है। आप ऐसे ही कर देना तब भी आंसर ठीक आएगा, ठीक है। बट फिर भी आपको एक बार सोल्व तो करना ही पड़ेगा, याद रखना बस। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनका पैरामीटर निकालोगे, तो ए बी सी और डी एफ का जब पैरामीटर का रेशियो निकालोगे तो ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ इन्हीं के इक्वल आ जाता है। चलो फिर भी आप एक बार सोल्व करना, क्योंकि सोल्व करने के नंबर मिलेंगे, 2 नंबर में है। थर्ड में ध्यान से देखो, आपको ए एम और डी एन मीडियन गिवन है। ए एम और डी एन क्या गिवन है? मीडियन। मीडियन मतलब 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना जिस लाइन पे वो आता है। तो ये 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ये इसके इक्वल, ये भी 2 बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये इसके इक्वल। इससे पहले ध्यान से देखो, जो थर्ड वाला पार्ट था उसमें लिखा था इफ ए बी इक्वल टू 2ab इक्वल टू 5d एंड ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। तो ये और से ऊपर वाले पार्ट में ही ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर गिवन है। देन शो दैट पैरामीटर दिस, है ना, पैरामीटर बोला था। देन शो दैट पैरामीटर ये वाला और करके नीचे वाला पार्ट जो हम सोल्व कर रहे हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ये वाले पार्ट के लिए भी, ठीक है। हाँ याद रखना। नाउ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये सिमिलर गिवन है थर्ड वाले पार्ट में और से पहले, तो वो और वाले पार्ट में भी आपको यूज करना है। सो वी कैन से दैट ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, ऐसा हम लिख देंगे। अच्छा एक बात बताओ, ए बी डिवाइडेड बाई डी, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, थोड़ा दिमाग लगाओ। एंड हर एक एंगल भी तो इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। जब दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल सिमिलर है तो हर एक एंगल भी इक्वल होगा। हाँ, तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा। हमें इससे लेना देना है क्योंकि हमें ये वाला और ये वाला दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखाने हैं ना। हाँ, ए बी एम डी ई एन, ए बी एम और डी ई एन सिमिलर दिखाने हैं, तो हमें ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल से लेना देना होना चाहिए। इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होने के कारण। तो हमने ये तो ये लिखा और एक ये लिखा। एक बात और सोचो, ए बी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू बी सी, बी सी को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी एम डिवाइडेड बाई ई एफ, ई एफ को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ई एन इज इक्वल टू, इससे हमें लेना देना भी नहीं होना चाहिए, ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ से। एक मिनट बच्चों, कोई है क्या? इधर देखो, ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, ए सी डी एफ तो उधर वाला ट्राइंगल का पार्ट है, इसको रफ भी कर दो, कोई समस्या नहीं है। एंड एंगल बी किसके इक्वल है बच्चों? एंगल ई के। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। 2 से 2 गायब कर सकते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू 2 से 2 गायब, बचा बी एम डिवाइडेड बाई ई एन एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। थोड़ा सोच यार, दिमाग लगा। एस ए एस से हो सकता है क्या? हाँ, ए बी डिवाइडेड बाई डी, ए बी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू बी एम डिवाइडेड बाई ई एन, बी एम ये रहा, ई एन ये रहा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये रहा एंगल बी एंगल ई। यार ये साइड का, ये साइड और ये साइड का रेशो बराबर है, उनके बीच का एंगल भी बराबर है। सो वी कैन से दैट बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एन। कोई दिक्कत नहीं, बस तो यही करना है। आसान था यार ये, और बढ़िया, एकदम बढ़िया वाला भी है। ओके, नोट इट डाउन फास्ट। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि 38 है उसको भी खत्म करते हैं। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, एक बार देखोगे तो हो जाएगा। देखो क्या बोला है, एक रुको मैं थोड़ा इसका ब्राइटनेस को इंक्रीज करता हूँ। ओके चलो, इतना भी नहीं। देखो बोला है कि एक मेटेलिक, एक मिनट, ठीक है, मेटेलिक स्लोज आर यूज बाय द फार्मर्स स्टोरिंग ग्रेन्स। इससे कोई लेना देना अभी तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आओ, इट इज़ इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन। यहाँ पे ये लाइन है अपने काम की, सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन, मतलब सिलेंडर के ऊपर क्या है, कोन है। तो पहले तो एक सिलेंडर है अपना, ठीक है, कुछ इस तरीके से फिगर भाई अपना ठीक ठाक तरीके से बना लेना। उसके ऊपर क्या है बच्चों, कोन, सिलेंडर के ऊपर अपना कोन है। हाँ, ये अपने काम की बात है। ऊपर उसने क्या दिया है, कहाँ यूज़ हो रहा है, ये क्या कैसे चलाना है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डायमेंशंस कुछ गिवन है,
रेडियस ऑफ द बेस 1.5 रेडियस, इसकी और इसकी रेडियस दोनों बराबर ही हैं बच्चों, ठीक है। अगर वो ना दे कि अलग अलग है तो तब तक आपको लेना नहीं है, अगर मतलब उसने बस यही गिवन है तो 1.5 दोनों का इतना ही होगा। हाइट 2 मीटर, उसने बोला इट इज़ द शेप ऑफ अ सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन, डायमेंशन ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ ए सिलो एज फॉलो, कोनिकल पार्ट का 1.5 मीटर, नीचे वाले का भी उतना ही होगा, घबराओ मत। हाइट कितना है 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है बच्चों 2 मीटर कोनिकल पार्ट का। डायमेंशन ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का 1.5, ये 1.5 मीटर सिलेंडर का, हाइट 7, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है 7। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, अरे वाह क्या बड़ा ही आसान है, ये स्लैंट हाइट कैलकुलेट करना है, मतलब एल हम जानते हैं एल इक्वल टू √h² प्लस r², पाइथागोरस थ्योरम में थे, 9th क्लास का बच्चा, 7th क्लास का बच्चा, 8th क्लास का बच्चा भी कर सकता है इसको। h की वैल्यू सर 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे, r की वैल्यू 1.5 है, उसका स्क्वायर करेंगे, √ लेना है, 2 का स्क्वायर 4, 1.5 का 2.25, √ 4 और 2 6, 6.25, इसका √ लोगे कितना आएगा 2.5 मीटर, हो गया, एल कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट, अरे वाह कोनिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया बोले तो πr_l, पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, नहीं क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, पाई की वैल्यू 22/7 रखो, रेडियस 1.5 है, मल्टीप्लाई एल निकालिए 2.5, यहाँ पे लगाओ 2.5, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा, ये तो आसान है यार, कर सकते हैं आप। उसके बाद फाइंड द रेट ऑफ द मेटेलिक शीट यूज्ड टू मेक द कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ 1 सिलो एट द रेट ऑफ 2000 पर मीटर स्क्वायर। मैं इसको जरा रफ करता हूँ, ये मेरे को कराना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बतानी पड़ेगी, हो जाएगा, 1 मिनट रुको, ये वाला सारा पार्ट रफ करते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है, साइड में लिखना पड़ेगा वरना, 1 मिनट रुको बस, देखो हो गया साहब, इधर देखो फटाफट। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, थर्ड पार्ट में बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटेलिक शीट यूज्ड टू मेक द कर्व्ड सिलेंडर, आपको जब कर्व्ड सिलेंडर बनाना है तो कितना मेटेलिक शीट की जरूरत पड़ेगी, ये उसने पूछा है। सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ 1 सिलो, ये पूरा सिलो है, ऊपर कोन है, नीचे सिलेंडर है, सिलेंडर बनाने के लिए कितना शीट का जरूरत पड़ेगा ये पूछा है, एट द रेट ऑफ 2000 पर मीटर स्क्वायर, कितना कॉस्ट पड़ेगा, और 1 मीटर स्क्वायर के आपको गिवन है 2000 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल मीटर स्क्वायर निकालेंगे, टोटल मीटर स्क्वायर निकालेंगे, 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। बट ये केवल उसने पूछा है सिलेंडर के लिए। अच्छा एक बात बताओ, जब ये बना रहे हैं तो सिलेंडर का कर्ड पूछा है, तो कर्ड सरफेस एरिया उसने बोला है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट, कर्ड वाला गोल वाला सिलेंड्रिकल पार्ट बोले तो कर्ड सरफेस एरिया है ना, और उसने बोला है 2000 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के 2000, तो कर्ड सरफेस एरिया में टोटल मीटर स्क्वायर आ जाएगा 2000 से मल्टीप्लाई, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट जो दिखाई दे रहा है तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों, 2πr_h, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 1.5 है, मल्टीप्लाई हाइट अभी निकाली है 7, 7 से 7 गायब, निकाली क्या है गिवन थी 22 की 44 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 1.5 मल्टीप्लाई करो, 15 चौका 60, 6 15 चौका 60 और 6 66, पॉइंट लगा दो, इतना मीटर स्क्वायर। अब बोला है टोटल कॉस्ट, यार टोटल एरिया आगे टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, 66 है, 0.0 मत लगाओ, 0.0 क्या लगाना, 66 ही तो है, मल्टीप्लाई 2000, ठीक है, तो 66 दूनी 132, 1 2 3, ये अपना आंसर आ गया, समझ गया क्या, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है टोटल कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, हाँ चलिए टोटल कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आसान है यार ये तो, दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेट, कैपेसिटी बोले तो दोनों को क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या दिया था, ये दिया था, कहाँ चला गया ये रहा, फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ 1 सिलो टू स्टोर ग्रेन्स, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए टोटल कितना कैपेसिटी, स्लैंट हाइट तो अभी निकाला था 2.5 आया था, हाँ 6 कितना आया था, 2.5 आया था, कितना आया था 4 का 625, हाँ ठीक है 2.5 था। फाइंड द कैपेसिटी, अरे यार ये तो आप कर सकते हैं क्या, फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ द, टोटल कैपेसिटी
टोटल कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट पाई आर स्क्वायर एच। हाँ देखो पाई आर स्क्वायर एच सब में से कॉमन आया, यहाँ पे 1/3 बचेगा प्लस यहाँ पे 1 बचेगा। देखो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन, यहाँ पे 1/3 बचा है, यहाँ पे तो पूरा ही कॉमन आ गया, केवल 1 बचा है। इसको ऐड करो पाई आर स्क्वायर एच, 3 और 1 4, 4/3 मल्टीप्लाई करो। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना गिवन है 1.5 का स्क्वायर 2.25 मल्टीप्लाई हाइट कितना गिवन है हाइट h। अरे वाह सर ये क्या कर दिया आपने, यही गलती, कितनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं हम, सोचो क्या गलती की। अरे यार ये तो कोन के लिए है तो हाइट तो कोन की होगी ना, ये सिलेंड्रिकल की हाइट होगी यहाँ पे सिलेंडर के लिए। हाँ तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे बस, क्योंकि पाई तो सबके लिए सेम होता है, रेडियस दोनों की सेम है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा। यहाँ पे 1/3 बचेगा, साथ में एच ऑफ कोन प्लस यहाँ पे एच बचेगा एच ऑफ सिलेंडर। हाँ अब ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस 1.5 का स्क्वायर 2.25 1/3 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ कोन 2 है प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर 7। इसको करते हैं कट रहा है क्या, 7 के 21 नहीं, 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 2.25, ये 2/3 है ना। हाँ इसको 2/3 लिख सकते हैं, 7 3 जा 21 और 2 23/3 ऐसे। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, कैलकुलेट कर देगा, क्या बोलते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा यार अपने लिए। 22 मल्टीप्लाई 2.25 मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 21, ये 54.21 के आसपास आ रहा है। क्या आंसर भी यही आ रहा है, चेक करते हैं। हाँ 54.25 मीटर क्यूब सही है। वॉल्यूम की यूनिट निकालना ना भूलें, कितना है मीटर क्यूब, ये लिखना ना भूलें आप बिल्कुल भी। स्क्वायर में लिखेंगे एरिया की मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ठीक है एकदम ठीक है। बच्चों ये वाला सैम्पल पेपर 2025 का अपना समाप्त। अब करेंगे एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स प्रीवियस ईयर के, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे और भी सैम्पल पेपर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इसको लगाओ, सोल्व करो, इतना मुश्किल नहीं आता यार पेपर। 2-3 बार ये वाले क्वेश्चन करोगे, एमसीक्यूज लगाओगे, प्रीवियस ईयर के 5-6 पेपर करोगे, एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से करोगे, बार बार पढ़ते जाओगे, हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग इसको एक बार करिए, उसके बाद हम और क्वेश्चन लेके आएंगे, आपके साथ उनको सोल्व करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बाय बाय बच्चों।